देखो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में अगर हम सारे फोर्सेस दिखाएं क्लियरली तो देखना ध्यान से, जहाँ जहाँ पे कांटेक्ट है वहाँ वहाँ हम कांटेक्ट फोर्सेस दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक कांटेक्ट फोर्स, ये दोनों स्फीयर जो आपस में लगा रहे होंगे, तो वो जो आपस में लगा रहे होंगे वो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होगा, तो वो एन और एन हम इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है ना, जिसमें से एक एन बी की तरफ वाला बी पे लग रहा है और ए की तरफ वाला ए पे लग रहा है। इसके बाद इधर वॉल से इसके ऊपर इधर की तरफ लग रहा होगा लेट से N1, और वॉल से बी पे लग रहा होगा लेट से इधर से N2, और ए का वेट लग रहा होगा MA/G डाउनवर्ड, और ए के ऊपर ग्राउंड से लग रहा होगा N3 अपवर्ड, और बी का वेट MB/G लग रहा होगा MB/G लग रहा होगा डाउनवर्ड। देखो सबसे पहले तो अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो लाइन है ये एंगल कितना बना रही है ये किसी तरह पता चल जाए, ये वाला एंगल, क्योंकि हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी फोर्सेस रिजॉल्व करने में। तो देखो इन दोनों के सेंटर्स टू सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस आएगा वो इनके रेडियस के सम के बराबर होगा, तो ये डिस्टेंस आएगी 8 सेंटीमीटर। और अगर हम ये वाला डिस्टेंस लिखें यहाँ से यहाँ का, ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान से चेक करो तो 5 उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर बचेगी। तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा लिखें तो कॉस थीटा की वैल्यू 6/8 आ जाएगी, या इसको लिखेंगे 3/4। सबसे पहला तो काम ये है। और साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी तो साइन थीटा भी निकाल के रख लो, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 16 - 9 अंडर रूट, यानी कि ये हो जाएगा √7/4। पहले बताओ इतना मैंने जो लिखा है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो? नो सर। मैंने सारे फोर्सेस दिखाए हैं जो जहां लग रहा है, N1 N2 N3 N MA/G MB/G, जितने कांटेक्ट होंगे उतनी जगह कांटेक्ट फोर्स होंगे प्लस दोनों का वेट। ठीक है, अब ध्यान से अगर हम फोर्सेस बैलेंस करें तो जैसे बी के लिए अगर पहले बैलेंस करें तो बी के लिए हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्स हैं, एक्स डायरेक्शन में, तो ध्यान से देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में एन का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है और N2 है, तो हम लोग लिखेंगे n cos थीटा इज इक्वल टू N2। और वर्टिकल में अगर देखोगे तो वर्टिकल में लगेगा n साइन थीटा, और वर्टिकल का n साइन थीटा MB/G के इक्वल होगा, तो MB/G का मतलब हो जाएगा 20। तो तुम यहाँ से देखो, तुम अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा N2/20 इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा √7/6, नहीं सॉरी √7/3। देखो तो यहाँ से हमें N2 की वैल्यू मिलेगी 20/3√7। देखो, और n की वैल्यू निकालें अगर यहाँ से तो n की वैल्यू आएगी 20/sin थीटा, तो 20/sin थीटा हो जाएगा 80/√7 न्यूटन। ये दोनों इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम है कैसे बनाई है, तो मैं अलग से FBD बना के दिखाऊं? मैंने B के ऊपर फोर्सेस बैलेंस किए हैं। ये दोनों इक्वेशन कैसे बनी बताओ, डाउट है तो बोलिए। भाई MB/G इधर है, अरे कोई नहीं चल। N2 इधर है और n इधर है। n जो है वो थीटा एंगल पे है, तो अगर हम n के कंपोनेंट करेंगे ध्यान से चेक करो तो n का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, और n का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा n sin थीटा। तो ध्यान से देखो तो क्या n sin थीटा mg के इक्वल होगा और n cos थीटा n2 के इक्वल होगा। तो ये कहानी हो गई b के लिए। क्लियर यहाँ तक बताओ? यस सर। ठीक, अब आ जाओ a के लिए। फॉर a के लिए भी ध्यान से देखो तो उसका वेट MA/G नीचे की तरफ लगेगा, ग्राउंड से लगने वाला N3 ऊपर की तरफ है, वॉल से लगने वाला N1 इधर है, और नॉर्मल n जो है वो इधर है। नॉर्मल n जो है वो थीटा एंगल पे है,
तो n के कंपोनेंट करेंगे तो क्या आएगा, n के कंपोनेंट करोगे तो इधर आएगा n cos थीटा और इधर आएगा n sin थीटा, n cos थीटा n sin थीटा। तो अब जरा मुझे इक्वेशंस बताओगे क्या क्या बनेंगी, सर इक्वेशंस क्या क्या n1 बनेंगी? is equal to n cos theta और n3 is equal to mag plus n sin theta. नहीं, mg प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू n3। हाँ सर वही n3 is equal to mag plus n sin theta. n1 की वैल्यू n cos थीटा है और n cos थीटा की वैल्यू हम लोग सीधे सीधे बता सकते हैं कितना बनेगी भाई, n भी पता है हमको, n कितना है, n है 80/√7 और cos थीटा कितना है, cos थीटा की वैल्यू है 3/4। तो देख लो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60/√7 न्यूटन। तो ये हो गया n1। और n3 को क्या लिखेंगे, तो n3 को लिखेंगे n sin थीटा प्लस ma इंटू जी। तो n sin थीटा की वैल्यू है 20 ऊपर वाली इक्वेशन से देखो तो, और ma इंटू जी है 10, तो n3 की वैल्यू आ जाएगी 30 न्यूटन। तुम देख लो 4 नॉर्मल कॉन्टैक्ट निकाले हैं। सर इसमें जो 14 सेंटीमीटर दिया था, हाँ तो उसको इसमें ऐसे कर दिया था कि 6 सेंटीमीटर वो हो गया था, 336, और फिर बाकी जो 8 बचा 5, इसमें फिर 3 नीचे, तो 53 डिग्री एंगल आ गया था। हाँ ऐसे चारों आंसर निकाले। गलत आ गया था ना, सर तो मतलब इसको ऐसे नहीं ले सकते ना, ये भाई पूरा पूरा कवर नहीं होगा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 6 है ना, बताओ ध्यान से, डायग्राम सही बनाओ, अपने आप तुम्हें जवाब मिलेगा, अपने डाउट खुद ही क्लियर कर सकते हो। ये डिस्टेंस 6 बनेगी ना, क्योंकि ये 3 है और ये 5 है, तो 3 और 5 तुम 14 में से हटाओगे तो 6 ही तो बचेगा। यस सर, यस सर। और ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रेडियस का सम होगा। 8 सेंटीमीटर। 53 नहीं है एंगल वो। सर हाँ बोलिए। सर tan थीटा की वैल्यू 20/n2 तो नहीं होगी सर, एक बार देख लीजिए। यस सर, सर आंसर 60/√7 आ रहा है n2 का। tan थीटा की वैल्यू मैंने क्या, सर sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है सर, हाँ तो रूट से 20 अपॉन n, n2 इक्वल्स टू tan थीटा होगा। सर 20/n2 tan थीटा होगा। n2/20, अच्छा n2/20 1/10 थीटा होगा, सही बात है, तो गड़बड़ हो गया ना। या तो सर cot थीटा लिख दीजिए उसको। हाँ ठीक 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 ठीक। n2/20 cot थीटा होगा, सही बात है, cot थीटा की वैल्यू बनेगी 3/√7, तो ये 60/√7। अब ठीक है, ठीक है बोलो, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर है या नहीं क्लियर है? अगर हम जैसे ईच सरफेस की निकाल रहे हैं, अगर हम इस पूरे सिस्टम को लेके चलते हैं, तो क्या बीच के एन और एन कैंसिल होते? हाँ बिल्कुल होते हैं। अब देखो ये जो मैंने एफबीडी बनाई है, तुमने अच्छा डाउट पूछा है। अब ये जो मैंने एफबीडी बनाई है ना, ये एफबीडी बनाई है हमने केवल बी को सिस्टम लिया है, ये एफबीडी बनाई है जिसमें हमने केवल ए को सिस्टम लिया है, समझना ध्यान से, ठीक है। अब अगर हम मान लें कि ये दो अलग अलग है ही नहीं, मान लें कि दोनों एक ही हैं, तो अगर ये दोनों एक ही हैं इस तरह से, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक इधर से n2 लग रहा है, एक इधर से n1 लग रहा है, और टोटल वेट लग रहा है, टोटल वेट कितना हो जाएगा 30, और ग्राउंड से लग रहा है n3, तो n3 की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 30 के इक्वल, और n1 और n2 इक्वल होने चाहिए। तो देखो क्या ऐसा है, n1 n2 इक्वल है या नहीं है। अगर हम यही काम पूरे सभी के लिए पूरी एफबीडी बना लें, कंप्लीट सिस्टम ले लें, तो कंप्लीट सिस्टम लेने में क्या होगा कि ये वाला जो n है ये हमारा पिक्चर में नहीं आएगा, क्योंकि ये बन जाएगा इंटरनल फोर्स। तो इसके अलावा जितने फोर्सेस हैं वो सारे दिखाओ, तो तुम देखोगे तो इधर उधर से n1 n2 लगेंगे और n3 और 30 लगेगा, तो n3 जो है वो 30 के इक्वल हो जाएगा और n1 जो है वो n2 के इक्वल हो जाएगा। तो n1 n2 इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखो है ना इक्वल, यस सर, 2 इक्वल आ रहे हैं। तो वो एफबीडी कहलाएगी जब हमने कंप्लीट सिस्टम के लिए बनाया है।
क्लियर है? और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो। ये क्लियर है लास्ट वाला? कुछ डाउट अभी भी बचा तो बताओ। मान लेते हैं एक ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, और ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी इस तरह से दिए हुए हैं, जिसमें ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है, F और F, और F की वैल्यू दी हुई है mg/2√3। देखना ध्यान से, ठीक है? तो हमें निकालना है, पहले तो दिया हुआ है कि ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। हमें निकालना है फाइंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट एक्टिंग ऑन A, B and C from ground। नॉर्मल कॉन्टैक्ट एक्टिंग ऑन A, B, C फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से कितना नॉर्मल कॉन्टैक्ट लग रहा है तीनों के ऊपर अलग अलग। ये सिस्टम चल रहा होगा कि रेस्ट पे होगा? तो रेस्ट पे होगा। करेक्ट, ठीक है, करो। तो ये भी इक्विलिब्रियम का ही प्रॉब्लम हो गया, इक्विलिब्रियम है। करो ट्राई। m यहाँ पे हर एक का मास है, तीनों का मास m ले लेना, तीनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है m। सबसे पहले इसमें देखो कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एक मैं Na यहाँ लगा रहा हूँ, एक मैं Nb यहाँ लगा रहा हूँ, और एक मैं Nc यहाँ लगा रहा हूँ। इसमें कोई डाउट किसी को? इसके बाद A और B का आपस में जो फोर्स लगेगा, तो ये हो गया NAB इधर और ये हो गया NAB इधर, और इसी तरह से B और C का आपस में फोर्स लगेगा, तो ये हो गया NBC इधर और ये हो गया NBC इधर। देखो ध्यान से, ठीक है? और एक छोटी सी खास बात है जो तुम ध्यान रख सकते हो, ज्योमेट्री में कभी फंसो नहीं, गड़बड़ नहीं हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो नॉर्मल मैंने यहाँ दिखाया हुआ है NAB, ध्यान से देखना, ये जो NAB नॉर्मल मैंने दिखाया हुआ है और NBC नॉर्मल जो दिखाया हुआ है, ये वर्टिकल के साथ वही एंगल बनाएगा जो वो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। ये बताओ, ये क्लियर है इतनी बात? यानी ये एंगल 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। नॉर्मल वर्टिकल के साथ वही एंगल बनाएगा जो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। इतनी छोटी सी बात याद रहेगी आपको? बताओ। यस सर। ठीक है, अब जरा इसमें फोर्सेस बैलेंस करते हैं। तो अब देखो, मैं तीनों की एफबीडी अलग अलग नहीं बना रहा हूँ, मैंने एक में ही दिखा दिए हैं सारे फोर्सेस। कहीं तुम्हें डाउट नजर आए, कुछ गड़बड़ या कुछ डाउट, तो पूछ लेना। ए के ऊपर अगर हम हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस बैलेंस करेंगे, ए के ऊपर हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस, और इन तीनों के वेट mg, तो इन तीनों का वेट mg तो नीचे दिखाएंगे ही, mg इधर, mg इधर और mg इधर। ये हो गए सारे फोर्सेस। अब ए के ऊपर अगर हम फोर्सेस दिखाएं हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में हम लोग लिखेंगे कि NAB sin 30 इज इक्वल टू F, और F का मतलब है mg/2√3। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में अगर दिखाएं तो वर्टिकल में लिखेंगे Na इज इक्वल टू mg प्लस NAB cos 30। ये A के लिए हो गया। इसी तरह से B के लिए अगर दिखाएं, तो B के लिए तुम ध्यान से देखोगे
तो हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन बनेगी कि NAB sin 30 इज इक्वल टू NBC sin 30। तो यहाँ से आ जाएगा कि NAB और NBC की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम होगी। और वर्टिकल में अगर बनाए इसके लिए, तो वर्टिकल में इसके ऊपर दो ही फोर्स, NB इज इक्वल टू MG, क्योंकि NAB का वर्टिकल कॉस 30 और NBC का वर्टिकल कॉस 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे NAB NBC इक्वल होने की वजह से, तो NB की वैल्यू MG के बराबर आ जाएगी। और अगर C के लिए बनाए इक्वेशन, तो C के लिए हॉरिजॉन्टल में फिर से वही बनेगी कि NBC sin 30 इज इक्वल टू F, और F का मतलब है MG अपॉन 2√3। तो इक्वल तो वैसे ही पता ही चल गया है, और NC की वैल्यू निकालनी होगी, तो NC की वैल्यू बनेगी, इक्वेशन एक्चुअली बनेगी NC प्लस NBC cos 30 इज इक्वल टू MG। ठीक है ना? तो फाइनली बताओ क्या क्या आंसर आ रहे हैं। ध्यान से देखोगे, सर एक mg प्लस mg अपॉन √3 आ रहा है, एक बार NAB और NBC ये दोनों इक्वल होके आएंगे MG अपॉन √3। ठीक है, NA की वैल्यू आएगी, NA की वैल्यू होगी MG प्लस MG अपॉन √3 इंटू √3/2, तो ये आएगा 3mg/2। NB की वैल्यू पहले ही पता चल गई, NG के इक्वल है, और NC की वैल्यू आएगी MG माइनस NBC cos 30 यानी mg/2, तो ये आ जाएगा mg/2। तो ये तीन आंसर हो गए, 3mg/2, MG एंड FG/2। बताइए कर पाए थे या क्या डाउट आया था, बताओ। सर ये जो आपने जब इन्हें निकाला तो mg अपॉन √3 में √3 इंटू 2 का जो मल्टीप्लाई किया ना, हाँ यहाँ पर सर मतलब अटके थे सर, यही गलत हो। मैथ्स अपनी खुद सॉल्व करो, मेरी मैथ मत देखो, आप फाइनल आंसर मैच करो, दैट्स इट। इक्वेशन जो बनाई है उसमें कोई डाउट है तो बताइए। कुछ डिफिकल्ट है इसको समझने में? मैंने तीनों की एफबीडी अलग अलग नहीं ड्रॉ की है, उसी में दिखा दिया है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि खिचड़ी बन गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। मतलब जैसे दो दो दिखाए हैं, तो इसमें से कौन किस पे लग रहा है फोर्स, क्लियर है ना? 2 NAB दिखाए हैं, 2 NBC दिखाए हैं, तो इसमें से कौन सा बी पे है, कौन सा ए पे है, कौन सा सी पे है, कौन सा बी पे है, क्लियर है ना? और फोर्सेस बैलेंस किए हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करेंगे, बस इतना सा है। क्लियर है? बताऊं? सर हाँ बोलिए। सर जैसे आपने सर इसमें एक्स वाई एक्सिस चेंज कर दिए हैं, इंक्लाइन वाले को एक्स ले लिया, उसको वाई। सर हम लोग नॉर्मल तरीके से भी तो कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस लेके यहाँ पर sin 30 उसकी जगह cos 60 आ जाएगा, मतलब आंसर तो सेम ही आएंगे हर जगह। हाँ हाँ, वो तो क्या, ये तो फिर बात है, तुम cos 30 लिखो या sin 60 लिखो, एक ही बात है ना। हाँ ठीक है। देखो मैंने जो एफबीडी बनाई है और तुमने जो एफबीडी बनाई है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना? एफबीडी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, इक्वेशंस में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि जहां मैंने cos 30 लिख दिया है, तुमने वहां sin 60 लिख दिया है, यस सर। बट ये जो डायग्राम बना हुआ है एफबीडी वाला, ये एकदम सेम बनना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और कोई डाउट? तो ये डिस्कशन हो गया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का, ठीक है? दिस वाज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो वेट हो गया है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला फोर्स है टेंशन इन अ स्ट्रिंग। सर इन अ स्ट्रिंग, हाँ बोलिए। सर इसके कुछ क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा सर आज क्लास के बाद, तो ये नॉर्मल। कर दूंगा, बीच में मत डिस्टर्ब किया करो, एक तो रिकॉर्डिंग भी चलती है, क्लास खत्म नहीं हुई है अभी। टेंशन इन अ स्ट्रिंग,
टेंशन इन स्ट्रिंग के बारे में सबसे पहले बताओ कि फोर्स कौन से टाइप का है। सबसे पहले सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फोर्स सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का है, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन ये होता है कि ये जो टेंशन फोर्स है, ऑब्वियसली हम लोग स्ट्रिंग वाले टेंशन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो पुलिंग नेचर का है या पुशिंग नेचर का है? सब पुलिंग। नेचर। पुलिंग नेचर का है। पुलिंग नेचर का है। कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? नो सर। ठीक है। फिर अगली बात आती है कि जो मैग्नीट्यूड है टेंशन फोर्स का वो वेरिएबल है या फिक्स है। तो मैग्नीट्यूड इस केस में मैग्नीट्यूड इज वेरिएबल। जैसे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स था, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू जो है हर केस में फिक्स नहीं है, अलग अलग है। तो सिमिलरली टेंशन भी हर केस में फिक्स नहीं है, मैग्नीट्यूड इज वेरिएबल। लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओ सॉरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किधर सर लगेगा? अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे फ्रॉम, देखो पुलिंग बोल दिया मतलब अवे फ्रॉम बॉडी हो गया। डायरेक्शन किधर लगेगा? तो ऐसे बोलेंगे इट ऑलवेज एक्ट्स along the direction of string, along the direction of string away from body, along the direction of string away from body। बताइए समझ में आती है इतनी बात? ठीक है। और एक इसमें खास बात हम और लिखेंगे कि चलो पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिर लिखते हैं, एक एग्जांपल बनाते हैं फिर लिखते हैं। तो मान लेते हैं मैं तुम्हें दो सिचुएशन दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये वॉल हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है, और एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे वॉल पे कनेक्ट कर रखी है और इधर से एक आदमी इसको खींच रहा है विद अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ठीक है। दूसरा केस है कि फिर से वही स्ट्रिंग है और ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है 5 न्यूटन से, और इस तरफ भी एक आदमी है और ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है 5 न्यूटन से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों सिचुएशंस में टेंशन हमको बताना है क्या होगा। टेंशन फोर्स कितना टेंशन होगा स्ट्रिंग में? 5 होगा पहले केस में कितना होगा सर? 5। पहले केस में टेंशन की वैल्यू 5 न्यूटन है। दूसरे में 0। दूसरे में 0। दूसरे में 0 होगा टेंशन। 10 होगा सर। नहीं सर 10 होगा सर। ये 10 होगा सर 10 होगा। और कोई आंसर? 5। तुक्का मार रहे हो या 5 समझ में आ रहा है? सर समझ में आ रहा है। समझ गए। दोनों केस में टेंशन 5 न्यूटन ही होगा। मैंने कहा ना, देखो तुमको हर चीज समझनी है, अगर तुमने समझी नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर हमें नहीं आ रहा समझ में। टेंशन कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा? किसी स्ट्रिंग में टेंशन कब आएगा? तो जब वो स्ट्रेच्ड होगी, इसको जब स्ट्रेच किया जाएगा, जब स्ट्रेच किया जाएगा तब टेंशन आएगा, ठीक है। मान लो जैसे तुम्हारे घर में एक टॉमी है, तुम उसको टहलाने ले जा रहे हो सुबह सुबह, अब वो जो है दूर भाग रहा है और तुम उसको दूर नहीं भागने देना चाह रहे हो, तो तुम उसको जो स्ट्रिंग है वो उसको अपनी तरफ पुल करोगे, वो अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो क्या उस कंडीशन में टेंशन डेवलप होगा? यस और नो? यस सर। और अगर मान लो वो तुम्हारे साथ साथ जा रहा है, कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा है, आराम से साथ में टहल रहा है, तो उस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? 0 होगा। तो कहने का मतलब पहले ये समझो कि स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो रहा है, वो डेवलप कैसे हो रहा है। स्ट्रिंग को सिर्फ हम एक एंड पे खींच के टेंशन डेवलप कर सकते हैं या हमें दोनों एंड्स पे खींचना जरूरी है?
तो दोनों एंड पे दोनों एंड पे सर मान लो खींचना। तुम्हें कोई स्ट्रिंग दी जाए जिसका दूसरा जो सिरा है वो खुला छोड़ दिया जाए और तुमसे कहा जाए कि एक एंड पकड़ो और खींचो इसको और इसमें टेंशन प्रोड्यूस करके दिखाओ, तो क्या पॉसिबल होगा टेंशन प्रोड्यूस करना? नो सर। नो सर। मान लो वही टॉमी वो खुल जाए, उसकी बेल्ट खुल जाए गले में जो बंधी हुई है, तो उस स्ट्रिंग में कोई टेंशन रहेगा? नहीं रहेगा सर। नहीं रहेगा। तो ये जो मैंने दो डायग्राम बनाए हैं वो तुमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बनाए हैं। वॉल भी उतना ही फोर्स लगाएगी क्योंकि दोनों सिचुएशन सेम है, बस फर्क इतना है कि पहले वाले केस में यहाँ पे वॉल लगा रही है 5 न्यूटन का फोर्स और यहाँ पे ये मैन लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। और किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन कितना डेवलप होगा? तो एग्जैक्टली उतना ही डेवलप होगा जितना फोर्स हम उसके दोनों एंड्स पे अप्लाई कर रहे हैं। बातें थोड़ी अगर clear अलग है? अलग फोर्सेस पे, अगर अलग अलग फोर्सेस हो दोनों की, देखो अगर अब वो उस केस में हम लोग आएंगे अभी कि अगर अलग अलग फोर्स होगा तो टेंशन क्या होगा। फिलहाल हम जो स्ट्रिंग डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है जिस स्ट्रिंग के बारे में डिस्कशन करना, उस स्ट्रिंग को हम लोग बोल रहे हैं आइडियल स्ट्रिंग। ठीक है। और आइडियल स्ट्रिंग के केस में खास बात यह है कि आइडियल स्ट्रिंग जो है वो मासलेस होगी, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल होगी, मासलेस होगी, इनएक्सटेंसिबल होगी, फ्लेक्सिबल होगी और स्मूथ होगी। मतलब कहने का है कि अगर ये चार बातें किसी स्ट्रिंग में हैं तो उस स्ट्रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट स्ट्रिंग इज कॉल्ड आइडियल स्ट्रिंग। और जब आइडियल स्ट्रिंग की बात आएगी तो कभी भी वो आइडियल स्ट्रिंग पे दोनों एंड्स पे अलग अलग फोर्स लगा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रीजन ये है कि आइडियल स्ट्रिंग मासलेस है, तो अगर उस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो आ जाएगा तो फिर वो इनफाइनाइट एक्सीलरेशन देने लगेगा। तो क्या होगा? आइडियल स्ट्रिंग का जब भी केस होगा तो दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स इक्वल ही होगा। समझ गए? तो फिलहाल हम लोग आइडियल स्ट्रिंग कर रहे हैं। हाँ, जब ये स्ट्रिंग थोड़ी मोटी स्ट्रिंग हो जाएगी, हैवी स्ट्रिंग हो जाएगी, तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि उस केस में अलग अलग फोर्सेस के केस में क्या आएगा, वो अभी अगले पार्ट में आएगा। पहले आइडियल के बारे में समझ लो। बताओ आइडियल फ्लेक्सिबल और है, स्मूथ इन दोनों आइडियल पॉइंट्स क्या स्ट्रिंग के होता है? केस में दोनों एंड्स पे फोर्स सेम लगेगा और जितना फोर्स हम दोनों एंड्स पे अप्लाई करेंगे वही उस स्ट्रिंग का टेंशन बन जाएगा। बताओ यहाँ तक मैंने जो बोला है उसमें कोई डाउट हो तो? सर इस टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, अब आते हैं टेंशन की डायरेक्शन के बारे में। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा, ठीक है, कि अगर मैं ये वाला जो 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन अगर मैं इसको एक्शन बोल रहा हूँ तो कोई बताएगा कि इसका रिएक्शन कहाँ होगा? सर रोप लगेगा इनसाइड, मतलब हाँ, फ्रॉम द मैन अलोंग द रोप, अलोंग द स्ट्रिंग। देखो ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये जो 5 न्यूटन है ये किसने लगाया, किस पे लगाया? ध्यान से सोच के बताना। सर मैन ने लगाया स्ट्रिंग पे। मैन ने लगाया स्ट्रिंग पे। और ये कौन सा फोर्स है? सर स्ट्रिंग लगाएगी मैन पे। स्ट्रिंग लगाएगी मैन पे। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो फोर्स होंगे ये दोनों कौन से फोर्स कहलाएंगे? ये दोनों एक्शन रिएक्शन कहलाएंगे। यस सर। बताओ ये जो पेयर है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। इसी तरह से इस मैन पे भी इधर लग रहा होगा, एक टी लग रहा होगा और ये दोनों फोर्सेस भी क्या होंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। ध्यान रखना ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जनरली मैं पूछता हूँ कि ये वाला टी अगर एक्शन है तो इसका रिएक्शन क्या होगा, तो हमको ज्यादातर आंसर यही मिलता है कि ये वाला टी उसका रिएक्शन है। ये दोनों जो है एक्शन रिएक्शन नहीं है। बात समझ में आई क्यों नहीं है? देखो इक्वल एंड अपोजिट भी है, सेम टाइप के भी हैं, दो अलग अलग बॉडी पे भी लग रहे हैं, बावजूद उसके ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है क्योंकि ये बाई ए ऑन बी और बाई बी ऑन ए वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ये वाला जो टी है वो है बाई स्ट्रिंग किसके ऊपर है? ऑन ए, अगर ये ए मैन है और ये बी है। और ये वाला टी कौन सा है? ये है बाई स्ट्रिंग ऑन बी। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ये बात?
सर ये जो दोनों टी फोर्सेज हैं वो दोनों स्ट्रिंग पे ही तो लग रहे हैं, मतलब सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है, ये स्ट्रिंग लगा रही है ए और बी पे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे। नहीं सर, जो जो 5 न्यूटन है सर दोनों, वो हाँ तो सर सेम पे लग रहे हैं ना, स्ट्रिंग पे ही लग रहे हैं। हाँ, दोनों 5 न्यूटन स्ट्रिंग पे लग रहे हैं, लेकिन वो 5 न्यूटन, एक 5 न्यूटन ए लगा रहा है और एक 5 न्यूटन बी लगा रहा है। वही तो सर, मतलब सर एक ही बॉडी पे लग रहे हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स द्वारा, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर तो नहीं होगा, लेकिन वो कंडीशन हो जाएगी ना जो आपने सेकंड लॉ में बताई थी। क्या कंडीशन हो जाएगी? अरे सर, सपोज दैट किसी बॉडी पर जब एक, वो दोनों एक पे लगा रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रिंग थोड़ी ना एक पे लगा रही है, वो तो दो अलग अलग इंसान पे लगा रही है ना। वो दो फोर्स ही अलग जैसे हो गए। एक्शन रिएक्शन की बात मैंने ये बोली, मैंने दो बातें बोली, तुम लोगों ने तीसरा डाउट पूछ लिया। मैंने ये बोला कि ये टी और ये 5 एक्शन रिएक्शन है, इसमें कोई डाउट। ये टी और ये 5 एक्शन रिएक्शन है, ये मैंने बोला। और मैंने बोला कि ये टी और ये टी एक्शन रिएक्शन नहीं है। अब तुम कह रहे हो कि सर ये 5 और ये 5, तो ये दो अलग अलग फोर्स हैं, दो अलग अलग लोग लगा रहे हैं, एक ही बॉडी पे लगा रहे हैं, उससे क्या मतलब है? इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कंफ्यूजन तो इसमें हो सकता है कि ये वाला टी और ये वाला टी हमको देखने में एक्शन रिएक्शन लग सकता है, बट ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने एक्सप्लेन किया। क्योंकि जो ये वाला टी है, ये है बाई ए ऑन स्ट्रिंग और ये है बाई बी ऑन स्ट्रिंग। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ भी यही बात बोलेंगे कि एक टी यहाँ लग रहा होगा, तो ये जो टी और ये 5 है, ये दोनों बनाएंगे एक्शन रिएक्शन, और ये टी और ये 5 हैं, ये दोनों भी बनाएंगे एक्शन रिएक्शन। मुझे जरा बताओगे एक बात कि ये वाला जो टी है ये कौन लगा रहा है, किस पे लगा रहा है? सर स्ट्रिंग लगा रही वॉल पे। प्लस स्ट्रिंग लगा रही है वॉल पे। वेरी गुड। और ये वाला 5 कौन लगा रहा है? सर बॉल बॉल लगा रही लगा है सर रही है वॉल लगा स्ट्रिंग रही है पे। स्ट्रिंग पे। वेरी गुड। और ये वाला टी कौन किस पे लगा रहा है? बॉडी स्ट्रिंग पे लग लग रहा है सर, स्ट्रिंग तो द्वारा। स्ट्रिंग लगा रही है स्ट्रिंग मैन लगा पे। रही बॉडी पे। मैन पे, करेक्ट। और ये वाला 5 हो गया, सो मैन लगा रहा है स्ट्रिंग पे। करेक्ट। अभी तुम आइडेंटिफाई कर लोगे एक्शन रिएक्शन, बस प्रोवाइडेड जितनी बातें बताई गई हैं वो आप ध्यान रहे, चेक करना कैसे है वो ध्यान रहे। क्लियर है? और इसमें एक बात यहाँ पे नोट करके लिख लेना कि इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग, in case of ideal string, tension at every point of string remain same। ठीक है ना? आइडियल स्ट्रिंग अगर है तो आइडियल स्ट्रिंग की एक खास बात है कि आइडियल स्ट्रिंग के ऊपर हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी। सर ये तो ठीक है, लेकिन सर जैसे अभी आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनवाए थे सर, कॉज और इफेक्ट दो अलग अलग, हाँ, तो सर वो कंडीशन यहाँ पर नहीं आ सकती सर 5 न्यूटन के लिए, कि जैसे जो स्ट्रिंग है वो फ्री बॉडी है क्योंकि वो स्टेबल है और स्ट्रिंग के दो ऊपर अलग अलग फोर्सेस पे दोनों लग रहे हैं, फोर्स लग मतलब रहे हैं। सेम टाइप ऑफ फोर्सेस हैं। इस स्ट्रिंग का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस स्ट्रिंग का, तो इस स्ट्रिंग के ऊपर एक 5 न्यूटन इधर लग रहा है, एक 5 न्यूटन इधर लग रहा है, और इस स्ट्रिंग का एक्सीलरेशन 0 है। तो एक्सीलरेशन 0 इसलिए क्योंकि नेट फोर्स 0 है। और कुछ नई बात मतलब बोलने सर की ये तो जरूरत जरूरी नहीं ना कि फ्री, नहीं सर ये तो जरूरी नहीं कि फ्री बॉडी डायग्राम में दो अलग टाइप के फोर्स ही लगे, जैसे नॉर्मल और ग्रेविटेशनल लग रहे थे वहां पर, है ना? वो तो कुछ नहीं, भी हो वो सकते हैं एक टाइप फ्री के बॉडी भी। डायग्राम में तो कोई भी फोर्स हो सकता है, प्रोवाइडेड वो फोर्स ऑन बॉडी बॉडी लगना चाहिए। ओके सर। बॉडी ऑन बॉडी, जैसे हम स्ट्रिंग का अगर एफबीडी बनाएंगे तो स्ट्रिंग के एफबीडी में हम लोग टी नहीं दिखाएंगे, स्ट्रिंग के एफबीडी में ये 5 और ये 5 दिखाएंगे। ओके सर। स्ट्रिंग जो लगा रही है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, देखो इस पे करते हैं एग्जांपल इस पे। एम मास का ये बॉडी है,
ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी। तो हमें निकालना है फाइंड टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग्स ए एंड बी। अच्छा नॉर्मली देखो, नॉर्मली जब तक मेंशन नहीं किया जाएगा तब तक हमें उस स्ट्रिंग को आइडियल स्ट्रिंग लेके ही चलना है। अपने आप हम ये नहीं सोचेंगे कि स्ट्रिंग में मास है या नहीं है। नॉर्मली कुछ मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट दे आर आइडियल स्ट्रिंग। करो ट्राई इसको। एक ब्लॉक को हमने लटका रखा है 2 स्ट्रिंग से। ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए आसानी से, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो देखो, एक फोर्स हम mg उसका वेट इधर दिखाएंगे, एक टेंशन tb इधर दिखाएंगे और एक टेंशन TA इधर दिखाएंगे। क्यों? अब देखो ध्यान से, ये 3 फोर्सेज हैं जिसकी वजह से ये बॉडी रेस्ट पे है। और ध्यान से देखो तो ये एंगल 90 डिग्री भी है। तो तुम चाहो तो लामीज थ्योरम भी लगा सकते हो, बताया था ना। तो अगर हम इसको बैलेंसिंग फोर्सेज ऑन मास करें तो बैलेंसिंग फोर्सेज ऑन मास में लिखेंगे mg अपॉन साइन 90, ये मैं लामीज थ्योरम लगा रहा हूँ, इक्वल टू TA अपॉन करेंगे तो आएगा साइन 120 और इक्वल टू TB अपॉन, तो TB अपॉन करेंगे तो आएगा साइन 150। तो यहाँ से TA और TB दोनों की वैल्यू आ जाएगी। TA की वैल्यू क्या आएगी? mg √3/2, क्यों भाई? और TB की वैल्यू mg/2। यही आ रही है? यस सर। यस सर। सर इसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं ना सर, कंपोनेंट्स लगा के? बिल्कुल कर सकते हो भाई। मैथ्स एफबीडी बनाने का, एफबीडी सर एक बार नॉर्मल, इसके बाद सॉल्व करने का तरीका, तुम चाहे जैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस अगर बैलेंस करोगे तो इक्वेशन ये बनेगी कि TA cos 60 इक्वल होना चाहिए TB cos 30 के, और वर्टिकल में इक्वेशन बनेगी TA sin 60 प्लस TB sin 30 इज इक्वल टू mg। दूसरा तरीका ये। क्लियर है? और कुछ बताऊं इस पे? नेक्स्ट देखो, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3, मास m, मास m। ये वाली स्ट्रिंग वर्टिकल से 30 डिग्री बना रही है और ये वाली स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा बना रही है, और ये जो थर्ड वाली है ये तो हॉरिजॉन्टल में ही है। तो हमें निकालना है, गिवन है क्वेश्चन में कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड T1 T2 T3 एंड थीटा। फाइंड T1 T2 T3 एंड थीटा। इसके पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ, लास्ट वाले में। सर लास्ट क्वेश्चन सर एक बार नॉर्मल मेथड से प्लीज करके बता दें एक बार। बेटा बता तो दिया, ये इक्वेशन लिख तो दी है मैंने। सर आंसर मैच नहीं कर रहा, मैंने कहा तो। फिर आप मैथ्स का अपना प्रॉब्लम है, आप तो थोड़ा तसल्ली से सॉल्व कर लेना। तुम ये बताओ, मैं मैथ्स सॉल्व करूंगा तो मुझे देख के तुम्हें आ जाएगा क्या? तो मैं सॉल्व कर दूं?
नहीं सर, 2 बार किया, मतलब 2 बार मैंने किया है कहा। तो और बार करो, आराम से तसल्ली से करना है, 10 मिनट 15 मिनट बात करना है। कोई वैल्यू गलत रख रहा होगा, ये क्वेश्चन देख लो केवल। ओके ओके सर। देखो करना कुछ नया काम नहीं है, एफबीडी बनानी है और सारे फोर्सेस बैलेंस करने हैं क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब तुम इसमें एक काम ये कर सकते हो, एक एक करके बना लेते हैं एफबीडी। ये है तो जैसे मैं इसको बॉडी ए बोल देता हूँ और इसको बॉडी बी बोल देता हूँ। अब जरा ध्यान से देखना, बॉडी ए के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस दिखाएंगे। देखो बॉडी ए के ऊपर एक तो उसका वेट हो गया, वेट हो गया mg इधर। और देखना ध्यान से, बॉडी के ए के ऊपर हम लोग T1 दिखाएंगे और ध्यान से देखना तो T1 वर्टिकल से कितने एंगल पे होगा, T1 वर्टिकल से 30 डिग्री पे होगा। और एक हम इधर दिखाएंगे T2, और T2 कितने एंगल पे होगा, तो T2 वर्टिकल से थीटा एंगल पे होगा। ये बॉडी ए का एफबीडी हो गया। इसी तरह बॉडी बी का एफबीडी बनाएंगे, अगर बॉडी बी का एफबीडी अगर बनाए तो बॉडी बी के एफबीडी में ध्यान से देखो, एक तो हो जाएगा T3 इधर की तरफ और एक उसका वेट हो जाएगा, एक उसका वेट हो जाएगा mg नीचे की तरफ और एक हो जाएगा T2। और जो ये T2 है ये वर्टिकल से कितने एंगल पे है, T2 वर्टिकल से थीटा एंगल पे है। अब तुमको फोर्सेस बैलेंस कर देने हैं वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में। तो जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं है उनको कंपोनेंट में डिवाइड कर लो। जैसे T1 का इधर कंपोनेंट होगा T1 cos 30 और T1 का इधर कंपोनेंट होगा T1 sin 30। इसी तरह T2 का इधर आएगा T2 sin थीटा और T2 का इधर की तरफ आएगा T2 cos थीटा। ये काम तो अब कर लेने चाहिए भाई, अब तक तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अच्छी। सर हो जाएगा। cos थीटा और ये हो गया T2 sin थीटा। इक्वेशंस लिखूं मैं या नहीं लिखूं, चलेगा? ना लिखिए सर आप। तो ना लिखी रहने दीजिए। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ क्या क्या आएंगे इससे। आंसर आपका एक तो T1 आएगा 4 mg अपॉन √3, T2 आएगा √7 mg अपॉन √3 और T3 आएगा 2 mg अपॉन √3 और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2/√3। आ रहे हैं आंसर्स? यस सर, आ रहे हैं आंसर्स? आ रहे हैं सर। ठीक। क्लियर है? कोई डाउट बताना है इसमें, बताओ। नो नो सर। सर। देखो आइडियल स्ट्रिंग अगर है, आइडियल स्ट्रिंग, तो आइडियल स्ट्रिंग में मैंने ये बोला आइडियल स्ट्रिंग मासलेस होगी और मासलेस स्ट्रिंग के ऊपर हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी। अब थोड़ा सा हम लोग नॉन आइडियल स्ट्रिंग को भी देख लेते हैं, ठीक है ना? नॉन आइडियल स्ट्रिंग के केस में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है स्ट्रिंग हैविंग मास। मतलब कि बाकी सारी प्रॉपर्टी तो इसकी आइडियल स्ट्रिंग वाली ही है, बस एक ही फर्क है कि इसमें मास भी है। तो देखो अगर किसी स्ट्रिंग में मास होगा तो सबसे पहला पॉइंट तो उसमें ये है कि टेंशन फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग may not be the same। अब देखो मैंने may not be same लिखा है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमेशा सेम हमेशा डिफरेंट ही होगा। ऐसा हो सकता है कि भाई सेम भी हो, तो may not be same लिखा है मतलब हम पहले से ही उसको सेम लेके नहीं चल सकते हैं अनलेस हमारे पास कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं है तो। ठीक है, अब हमको करना क्या होगा टेंशन निकालने के लिए, ये दूसरा पॉइंट लिख देंगे। तो देखो बहुत सीधा सा तरीका है, जैसे मान लो कि कोई भी स्ट्रिंग है, मैं थोड़ा सा मोटी स्ट्रिंग दिखा देता हूं, ठीक है? लेट्स से इस तरह से कोई रोप है, तो है कि हमको जहां पे भी टेंशन निकालना होगा हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हमें जहां पे मैंने लाइन बनाई है उस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, तो तुम्हें जहां पे भी टेंशन निकालना है वहां पे हम स्ट्रिंग को कट कर देंगे।
अरे मतलब एक्चुअल में क्या कट करेंगे, इमेजिन करो कि हम उसको वहां पे कट कर दे रहे हैं, और कट करने के बाद उसके जो दोनों पोर्शन है, ध्यान से समझना, कट करने के बाद उसके जो दोनों पोर्शन है उनको हम थोड़ा अलग अलग कर देंगे, ठीक है, और उन दोनों पोर्शंस को हम लोग जोड़ देंगे एक मासलेस स्ट्रिंग से। बात समझ में आई? क्या किया, जो हैवी रोप है जिसको हम लोग नॉन आइडियल स्ट्रिंग बोल रहे हैं, तो नॉन आइडियल स्ट्रिंग में अगर हमें किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो उसका तरीका मैंने ये बताया है कि हम उसको पहले तो कट कर देंगे। किस पॉइंट पे कट करेंगे? उसी पॉइंट पे कट करेंगे जहां पे हमको टेंशन निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग हो सकता है। और फिर हम उसको उस पॉइंट पे कट कर देंगे। कट करने के बाद दोनों पार्ट्स के बीच में हमने क्या ऐड कर दिया है, एक मासलेस स्ट्रिंग ऐड कर दी है। तो मान लेते हैं कि मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन टी है, क्योंकि अगर ये मासलेस है तो दोनों पार्ट पे फोर्स सेम लगेगा, दोनों को सेम फोर्स से खींचेगी। तो अब क्या होगा कि एक पार्ट हो जाएगा जिसका m1 मास होगा और एक पार्ट हो जाएगा जिसका m2 मास होगा। तो जैसे अभी तक हम ब्लॉक्स को डील करते थे कि कोई ब्लॉक है, कोई बॉडी है, तो अब ऐसे समझ लो एक हमारे पास m1 बॉडी है और एक हमारे पास m2 बॉडी है, और m1 और m2 के ऊपर हम लोग इक्वेशंस बना के वो t की वैल्यू निकालेंगे। बताओ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, इसका मास m है, l लेंथ है, और इसको हमने सीलिंग से किसी पॉइंट से लटका रखा है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि सीलिंग से x हाइट नीचे इस पॉइंट पे टेंशन कितना है। निकालोगे, ट्राई करोगे? क्यों भाई, करो, ट्राई करो। सीधा सीधा है, करना क्या है, हमको इसमें लोअर पार्ट और अपर पार्ट को अलग कर देना है, और उन दोनों पार्ट्स को हमें जोड़ देना है एक मासलेस स्ट्रिंग से। उन दोनों पार्ट्स को हमें जोड़ देना है एक मासलेस स्ट्रिंग से। तो अब समझ लो ये हो गया m1, ये हो गया m2। अब तुम ध्यान से अगर m1 का FBD बनाओ और यहाँ टेंशन हम t ले लेते हैं, तो देखो m1 के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो m1 के ऊपर एक तो उसका वेट हो गया m1g, और एक ये ऊपर की तरफ हो जाएगा t। देखो होगा नहीं होगा? तो अगर हम केवल m1 का FBD बनाए, m2 का नहीं, केवल m1 का, तो केवल m1 के FBD में हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि t इक्वल टू m1g। अब m1 कैसे निकल के आएगा? तो ये बताओ कि इसकी लेंथ कितनी है? l माइनस एक्स l है। माइनस एक्स। अब ये बताओ कि टोटल का मास m है, तो l माइनस एक्स का मास कितना होगा? तो इसको यूनिटरी मेथड से लिख सकते हैं m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स और इंटू जी। तो यही आंसर हो गया, एम जी बाई एल ब्रैकेट एल माइनस एक्स। बोलो, क्लियर है क्या किया है? प्रोसेस समझना, क्योंकि इस प्रोसेस हर क्वेश्चन के लिए सेम ही रहेगा। अगर स्ट्रिंग विद मास है तो हम उसको उस पॉइंट पे कट करेंगे और कट करके वहां पे हम टेंशन की वैल्यू निकालेंगे। और देखो, सपोज ये एक चेन है जिसका मास m है, यूनिफॉर्म चेन है, और इधर पॉइंट A है, इधर पॉइंट B है, और लोएस्ट पॉइंट C है। तो हमें निकालना है फाइंड
टेंशन एट ए बी एंड सी, ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। जब हमने इसको सस्पेंड किया, जैसे कोई नेकलेस जैसे ही समझ लो, सीलिंग की 2 पॉइंट से सस्पेंड कर दिया है, तो वो थोड़ा ऐसे कर्व ले लेगा। तो हमें ए पे, बी पे और लोएस्ट पॉइंट सी पे टेंशन फाइंड करना है। देखो करो, निकालो। देखो यहाँ पे भी अगेन प्रोसेस रिमेन सेम। जहां पे भी हमको टेंशन निकालना है, हम लोग इस स्ट्रिंग को कट कर देंगे। तो एक कट हम लोग लगाएंगे ए पॉइंट पे और एक कट लगाएंगे हम लोग सी पॉइंट पे। सिमेट्री से ये तो बोल ही सकते हैं कि ए और बी पे टेंशन सेम आएगा, तो हमें ए और बी पे दोनों जगह निकालने की जरूरत नहीं है, एक जगह निकाल लेते हैं। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, केवल ए और सी के बीच में जो स्ट्रिंग है, केवल उतनी ही स्ट्रिंग को कंसीडर करते हैं। ध्यान से देखना, तो सी पॉइंट पे टेंशन इधर की तरफ होगा और ए पॉइंट पे टेंशन इधर की तरफ होगा। ए पॉइंट का जो टेंशन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा होगा, और सी पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि सी लोएस्ट पॉइंट है। तो वहां पे जब हम कट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग आएगी छोटी सी। और एसी पार्ट के बीच में जो ये चेन है, इस चेन का वेट कितना होगा बताएगा कोई? ए और सी के बीच में जो mg चेन है, अपॉन 2, मतलब m अपॉन सर 2। एम ही होगा। एम नहीं होगा, आधी चेन है ना। हम लोग आधी, सर पर यूनिफॉर्म। अरे यूनिफॉर्म है तभी तो आधा, आधे पार्ट का बना रहे हो तो आधा ही होगा। अच्छा हाँ सर ठीक है, एम राइट होगा। ठीक है, अब तुम जरा फोर्सेस बैलेंस कर दो, क्या बनेगा? टीए इधर की तरफ कितना आएगा? इधर आएगा टीए cos 60, और टीए ऊपर की तरफ कितना आएगा? ऊपर आएगा टीए sin 60। अब बैलेंस कर दो फोर्सेस, तो एक इक्वेशन आएगी कि टीए sin 60 इज इक्वल टू mg/2, और दूसरा आएगा कि टीए cos 60 इज इक्वल टू टीसी। तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो टीए की वैल्यू आ रही है mg/√3, और यही टीबी होगा, और टीसी की वैल्यू जो है वो mg/2√3 आएगी। क्लियर है? जो गड़बड़ हो रहा था समझ में आई बात? बताइए इसमें क्या डाउट आ रहा है? सर आ गई। पहले जो आंसर गलत बता रहे थे आप लोग, तो क्या गड़बड़ कर रहे थे? क्लियर है अभी? भाई जिस पॉइंट पे हमें टेंशन निकालना है वहां पे तो स्ट्रिंग को हमें कट करना ही पड़ेगा। उस पॉइंट पे हमें स्ट्रिंग को कट करना ही पड़ेगा, और हम उतना ही पार्ट स्ट्रिंग का कंसीडर कर रहे हैं जितना दोनों पॉइंट्स के बीच में है। सर टीए cos 60 जो फोर्स है उसको बैलेंस करने को दूसरा फोर्स नहीं होगा? किसकी एफबीडी में बात कर रहे हैं हम लोग? पूरी चेन में बात कर रहे हो या सिर्फ एसी के लिए बात कर रहे हो? एसी के लिए। एसी के लिए सी पे टेंशन लग तो रहा है, टीसी बैलेंस कर रहा है टीए cos 60 को। वही तो इक्वेशन बनाई है ये। सर जैसे जो सी पे टेंशन होगा वो इक्वल नहीं हो जाएगा सर ए और बी दोनों की वजह से? क्यों इक्वल होगा? उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होगा, क्योंकि सी पे जो टेंशन है ना उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ए और बी पे जो है उस टेंशन के दो काम है, उसका वेट भी बैलेंस करना है और आपस में हॉरिजॉन्टल बैलेंस भी करना है, दोनों काम करने हैं, इसलिए दोनों कंपोनेंट है। सर एक डाउट है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम में जैसे जैसे फोर्सेस लग रहे हैं बिल्कुल वैसे वैसे सोचते जाओ, और मुझे बताओ कि जहाँ तुम कन्विंस नहीं हो रहे हो। सर एक चेन को पॉइंट मास मान के एफबीडी बनाएंगे ना सर? नहीं, जब हम एफबीडी बनाते हैं और ये फोर्सेस लिखते हैं, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये तो यही मान के लिखा है कि हमने चेन पे सारे फोर्सेस पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है। मतलब एक यहाँ लग रहा है, 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 बट जब हम इन सबको बना रहे हैं ना ये इक्वेशन, तो हम सब मान ले रहे हैं कि सब एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। यस सर, वही डाउट हो रहा है। सर ये टीसी नहीं समझ में आया, बस जो सी पर लग रहा है टेंशन। उसमें क्या समझ में नहीं आया? उसका डायरेक्शन समझ में नहीं आया? ये सर डायरेक्शन नहीं समझ में ये आया। बताओ कि यहाँ पे हम जब स्ट्रिंग को कट करेंगे और यहाँ छोटी सी स्ट्रिंग जोड़ेंगे, तो उस स्ट्रिंग में जो उस स्ट्रिंग का अलाइनमेंट कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, एंगल पे होगा, क्या होगा? सर किसी एंगल पर होगा।
छोटी सी स्ट्रिंग काट के यहाँ जोड़ेंगे तो एंगल पे होगा, तो फिर एक्सपेरिमेंट एक बार घर पे नो करना। सर, नो सर, नो सर, वो तो फिर हॉरिजॉन्टल होगा सर। तो वही तो हॉरिजॉन्टली तो है ये। सर बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम ए से कट करेंगे तो उधर साइड में लगेगा फोर्स, और हाँ जब बी से करेंगे तो अगर ऑपोजिट में लगेगा। करेक्ट, तो बस थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। एक फोर्स तो इधर भी है, एक फोर्स इधर भी है, ये टीए है, यस सर। ये है। फिर अब आगे बोलो क्या डाउट। तो सर जो टीसी पे लगेगा, हाँ सर बी की वजह से इस तरफ लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ए की वजह से राइट पे लगेगा। करेक्ट, तो इसमें ये इक्वल नहीं हो जाएगा सर? क्या इक्वल करना चाहते इक्वल होने पे मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। हैं? नहीं सुनो ना, ये वाला कंपोनेंट इक्वल होगा ना, एक वर्टिकल में भी तो फोर्स लग रहा है mg, उसको कौन बैलेंस करेगा? सर उसको तो इनके cos थीटा वो तो Sin ऊपर की थीटा बात है सर, यस टीसी सर, की। हाँ टीसी की हॉरिजॉन्टल बात में कर रहे हैं अभी। टीबी का जो cos 60 है, हाँ सर का वो जो तो हो cos जाएगा। वो टीसी के इक्वल होगा। हाँ और सर जो mg को बैलेंस कर देंगे वो इसके साइन, मतलब साइन कंपोनेंट एक एक करके डाउट दूसरों को पूछने दिया करो सत्येंद्र, आप बीच में ही उंगली कर देते हो। पहले उस डाउट एक जो डिस्कस हो रहे हैं खत्म हो जाने दो, फिर तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। हाँ बोलिए बेनिया, क्या बोल रही थी? सर जो इसमें टी ए पे लगेगा ना, हाँ मतलब टी ए की वजह से जो टीसी पे लगेगा, उसमें थोड़ा डाउट हो रहा है। टी की वजह से जो टीसी पे लगेगा, डायरेक्शन अलग अलग है। हम जब फोर्सेस इक्वल बोलते हैं ना, तो वो डायरेक्शन भी सेम हाँ होना चाहिए, तभी तो इक्वल बोलेंगे। जबकि ए पे जो लग रहा है वो एंगल पे लग रहा है, सी पे जो लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो इक्वल थोड़े ना होंगे। हम लोग जब फोर्सेस बैलेंस करते हैं तो वर्टिकल में बैलेंस करते हैं, हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करते हैं। तो हम एक जैसे सर अभी आपने एक साइड ली थी केवल, हाँ तो अगर ये मतलब सिमेट्री ना होती, हाँ जैसे एक 60 पे बंधा होता और एक 30 पे बंधा होता, हाँ तब जो टीसी पे आता इफेक्ट, हाँ, वो ए की वजह से अलग आता और बी की वजह से अलग आता, तो तब वो टीसी पे हम ऐड कर देते क्या? नहीं ऐड नहीं करते। एक पॉइंट पे तो एक ही टेंशन होगा, अच्छा, एक पॉइंट पे टेंशन तो एक ही होगा ना, एक पॉइंट पे दो फिर टेंशन थोड़े चाहे ना हम वो ए से निकालें या बी से निकालें फर्क नहीं होगा। पड़ता। एक पॉइंट पे एक ही टेंशन होगा, दो टेंशन नहीं होंगे। अच्छा ठीक है सर, बस यही डाउट था। ठीक है, क्योंकि थैंक जैसे यू। चेन का एक पार्ट दूसरे पे जो लगा रहा है और दूसरा पार्ट पहले पे जो लगा रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन है। जी जी ये सर, ठीक है। हाँ सत्येंद्र, अब बताओ आप। अरे ठीक है सर। अरे ठीक क्यों है, पूछ लो। अभी सर एक बार पढ़ते हैं घर में, वैसे कुछ है नहीं, कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेंगे। आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? कुछ आवाज नहीं आ रही है। देखो मैं एक क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ, तुम ट्राई करना घर से। ये पॉइंट ए है, ये एंगल 60 डिग्री है। ये पॉइंट बी है, ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, इस चेन का मास दिया हुआ है 4.8 kg। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है, जो ये वाला एंगल जो है 15 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में टेंशन एट पी, और बी पार्ट में मास ऑफ
mass of segment AP of chain, mass of segment AP of chain, और इसमें हमको कुछ एंगल्स की जरूरत पड़ेगी तो दिया हुआ है sin 15 डिग्री गिवन है 0.25 और cos 15 की जरूरत पड़ेगी तो ये गिवन है 0.96 नोट कर लिया क्वेश्चन? और एक और क्वेश्चन नोट कर लो इसमें, ये क्वेश्चन सर दोनों नोट कर लें? हाँ नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं सर मतलब दोनों अलग अलग है ना सर? हाँ दो अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।